हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैफे आईएएस वंस अगेन। आज हम इंडियन पॉलिटी के शेड्यूल्स की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए। वही ये शेड्यूल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे सिर्फ आधे पौना घंटा मुश्किल से। और ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। शेड्यूल्स क्या होते हैं, हर शेड्यूल में क्या क्या है, और इसके साथ साथ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं शेड्यूल्स के बारे में। तो पहले जान लेते हैं, जैसे हमने बात की थी कि ये बहुत इजी है और स्कोरिंग है। सिर्फ आधे घंटे में आपको याद भी हो जाएंगे और बहुत अच्छी स्कोरिंग है। कैसे? लेट्स स्टार्ट विद द शेड्यूल्स। व्हाट आर दे, मतलब उनका मतलब क्या है, शेड्यूल्स होते क्या है एक्चुअली में, ये होते क्या है। तो इनको एक तरह से माना जा सकता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स आर्टिकल्स मेन आर्टिकल्स में मेन कंटेंट होता है कि किस आर्टिकल में किस तरह के प्रोविजंस हैं। अब इन शेड्यूल्स में क्या होता है कि ये अपेंडिक्सेस की तरह काम करते हैं। यानी कि आपने देखा ना, बुक के एंड में कुछ लिस्ट दी गई होती हैं, कुछ टेबल्स दी गई होती हैं, उनमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। तो ये शेड्यूल्स हैं, वो एक तरह से इस तरह की लिस्ट हैं, टेबल्स हैं। यानी कि दे आर लिस्ट टेबल्स और अपेंडिक्स विच आर गिवन एट द एंड ऑफ बुक। उनका पर्पस क्या होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी और रूल्स के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा डिटेल्स है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसको एलेबोरेट करना किससे रिलेटेड, किसी आर्टिकल से रिलेटेड। यानी मेन कंटेंट, आपका जो मेन कंटेंट है वो किस में है, आर्टिकल्स में है। और उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो अभी आपको एलेबोरेट करना है, लिस्ट है, टेबल्स है, वो आपने शेड्यूल में दे दी गई। तो किस शेड्यूल में क्या होता है वो हम आगे कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि ओरिजिनली हमारे पास कितने थे। तो जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो हमारे पास कितने थे, 8 शेड्यूल थे। ठीक है, और अभी अमेंड होते होते उसमें कुछ एडिशन हुए। करंटली वी हैव 12 शेड्यूल्स। बाद में कौन से ऐड हुए, ऑब्वियसली 9, 10, 11 एंड 12। ये 4 शेड्यूल हैं, वो हमारे बाद में इंडिपेंडेंस के या कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर बनने के बाद एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं अमेंडमेंट्स के थ्रू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन। तो ब्रीफली हम देख लेते हैं कि पहला जो हमारा शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटी। यानी कि इसमें स्टेट का नाम, यूनियन टेरिटरी जो इंडिया का हिस्सा है उसका नाम, और भी कोई टेरिटरी जो इंडिया का पार्ट है, यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है, ये याद रखिए, यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है, वो इसमें इंक्लूड होगा फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड में हम बात करेंगे, कुछ डिग्निटरीज हैं, कुछ पोजीशंस हैं, उनकी सैलरीज क्या होती हैं, उनकी सैलरीज, एमोल्यूमेंट, अलाउंसेस और उनके प्रिविलेजेस क्या हैं, वो सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। थर्ड में होता है ओथ्स एंड अफर्मेशन। यानी कि जो भी शपथ लेते हैं या अफर्म करते हैं कि हाँ मैं इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति पूर्ण निष्ठा से सम्मान करूंगा उसका, या मैं रिस्पेक्ट करूंगा उनकी, इस तरह की कुछ जो ओथ्स अफर्मेशन होते हैं एमपीज, एमएलएज या मिनिस्टर्स को जो भी ओथ्स लेनी होती हैं, वो कौन कौन सी किस तरह की होनी चाहिए, वो थर्ड शेड्यूल में है। फोर्थ में है अलोकेशन ऑफ द सीट्स इन राज्यसभा। हर स्टेट के लिए राज्यसभा में किस तरह से सीट अलोकेट होती है, उसका मेंशन किस में मिलेगा आपको, फोर्थ शेड्यूल में। अच्छा देखिए, इनके साथ साथ हम आपको रिलेटेड आर्टिकल्स भी बता देंगे। अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रख लें, अगर नहीं याद रखें तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बाद में भी हम कवर करेंगे जब जिस तरह का टॉपिक आएगा। ठीक है, अच्छा फिफ्थ में आता है शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब से रिलेटेड। यानी कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ कुछ प्रोविजंस हैं, वो फिफ्थ शेड्यूल में है। यानी कि शेड्यूल एरिया और ट्राइब के। सिक्स शेड्यूल में भी वही है, और ट्राइबल एरियाज की बात करी गई है प्रोविजंस पर, लेकिन उसमें ये 4 स्टेट की बात की गई है, AMTM, यानी असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। इस तरह याद रखो ना, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, राइट। सेवंथ इज सब्जेक्ट लिस्ट। सब्जेक्ट लिस्ट देखो, हमने जब रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े थे, हिस्टोरिकल एक्ट्स पढ़े थे, तो उसमें हमने बात की थी 3 लिस्ट की। तो अभी भी हमारे पास 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इनमें सब्जेक्ट का डिवीजन है कि कौन किस सब्जेक्ट पे रूल्स और लॉ बना सकता है। ठीक है, तो उन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करी गई इन लिस्ट
लिस्ट का मेंशन है 7th शेड्यूल में, ठीक है। 8th शेड्यूल में हमारा है कि हमारी लैंग्वेज कौन सी है, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है, वो सारी लैंग्वेज का नेम है 8th शेड्यूल में। यानी कि अभी हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं। 9th शेड्यूल की बात करते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, लैंड रिफॉर्म्स लॉ, यानी कि इस वाले हमारे शेड्यूल में पार्लियामेंट कुछ भी लॉ रिलेटेड टू जमींदारी अब वो से हो या फिर लैंड रिफॉर्म से हो, इसमें रख सकती है 9th शेड्यूल में। इनिशियली वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून थे, यानी कि जुडिशरी उनको स्ट्रक डाउन नहीं कर सकती थी, क्योंकि कई बार क्या होता था कि जो रूल्स पार्लियामेंट बनाती थी ना, यानी कि पार्लियामेंट ने डीपीएसपी, ये सारी चीज़ें, डीपीएसपी क्या है ये बाद में पढ़ेंगे, बस एक आप ब्रीफ में ये इतना जान लीजिए कि कुछ रूल्स थे जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए बनाए गए थे, लॉज बनाए गए थे गवर्नमेंट्स के द्वारा। कई बार क्या होता था कि जो फंडामेंटल राइट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके कॉन्ट्रावेंशन में आ जाते थे, यानी उनको वायलेट करते थे, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, उन लॉज को 9th शेड्यूल में डाल देती थी। और गवर्नमेंट का मानना था कि जुडिशियल रिव्यू उन पे नहीं लिया जा सकता, यानी कि वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का अगर, तो जुडिशरी फिर भी उनको स्ट्रक डाउन नहीं कर सकता, ठीक है। तो उनको 9th शेड्यूल में डाला गया ऐसे लॉज को रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म, जमींदारी और जो भी एक्ट पार्लियामेंट वेलफेयर या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए बनाती थी, ठीक है। लेकिन अभी की पोजीशन क्या है, अभी की पोजीशन है कि इम्यून नहीं है, उन पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी अगर जुडिशरी चाहे तो उन पे कोई ले सकती है। एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन का मतलब होता है एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना, आयाराम गयाराम टाइप की पॉलिटिक्स, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में। तो इस तरह के ट्रेंड्स को रोकने के लिए, जो 60-70s में बहुत हो गया था ऐसा ट्रेंड, इस तरह के ट्रेंड को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, यानी कि एमपीज और एमएलएज अगर डिफेक्ट होते हैं उसके कुछ प्रोविजंस के अगेंस्ट में, अगर एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो उनको पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या स्टेट लेजिस्लेचर से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। 10th शेड्यूल है, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसको क्या प्रोविजन है। इसके रिलेटेड एक केस है कि हो तो हॉलोआन केस है, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। स्पीकर का क्या रोल है वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। बट राइट नाउ यू शुड रिमेंबर ओनली वन थिंग, द 10th शेड्यूल इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन। 11वां और 12वां यानी 11th-12th जो शेड्यूल है, दे आर रिलेटेड टू पीआरआईज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यानी डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड है दोनों। 11th कवर करता है पंचायत को यानी रूरल एरियाज को, और 12th शेड्यूल कवर करता है म्यूनिसिपैलिटीज को, अर्बन एरियाज को, करेक्ट। हम अब डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में जैसे हमने बात की थी कि इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज along with the territorial jurisdiction of the states और सेंटर। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब है, jurisdiction का मतलब है कि स्टेट की अथॉरिटी क्या है, स्टेट की अथॉरिटी क्या है, स्कोप क्या है उस स्टेट की पावर का, कितने टेरिटरी तक, मतलब कौन कौन सी टेरिटरी में उसकी पावर है, अथॉरिटी है। उससे आर्टिकल कौन से रिलेटेड है, आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 4 इज रिलेटेड टू फर्स्ट शेड्यूल। अगेन मैं कह रहा हूँ कि याद होते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुरुआत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की होती है पहले पार्ट से, उसमें यूनियन टेरिटरी का मेंशन है। तो पहले कुछ आर्टिकल्स हैं, दे आर रिलेटेड टू फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट इस तरह से याद हो जाएगा ये तो। सेकंड सेकंड में आता है सैलरीज, यानी कुछ कुछ लोगों की कुछ कुछ पोजीशंस पे किस तरह की सैलरीज होनी चाहिए, उसके बारे में बात करता है हमारे सेकंड शेड्यूल, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, हम इंडिविजुअली कवर करेंगे, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, सीएजी को, तब हम बात कर लेंगे, जैसे सीएजी का 148 आर्टिकल, इस तरह से हम याद कर लेंगे बाद में। तो अभी याद कर लो कि कौन कौन से लोग हैं या कौन कौन सी पोजीशंस हैं वो सेकंड शेड्यूल में कवर होती हैं। सिंपल याद रखो, देखो प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का इक्विवेलेंट स्टेट पे क्या होता है, गवर्नर, ठीक है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। और दूसरा होगा
स्पीकर एंड चेयरमैन, स्पीकर एंड चेयरमैन ये हो गया सेंट्रल लेवल पे। और असेंबलीज में भी और काउंसिल में भी, जिन जिन स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनके चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, यानी स्पीकर, चेयरमैन और डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन एट सेंट्रल लेवल, और जो भी स्टेट लेवल पे है वो सारी कवर होते हैं, उनकी सैलरी, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंस सेकंड शेड्यूल में। और साथ में हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस, यानी जजेस, गवर्नर, प्रेसिडेंट्स एंड स्पीकर एंड चेयरमैन, करेक्ट। ये सारी चीजें कवर होती हैं सेकंड शेड्यूल में। उनकी ध्यान रखना, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में बात करते हैं। अगेन इट कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, यानी किसको किस तरह की ओथ लेनी है, अफर्मेशन किस तरह से लेना है। तो ओथ हर एक की थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। मिनिस्टर्स की थोड़ा अलग होगा, एमपीज एंड एमएलएस की अलग होंगी, जजेस की अलग होंगी, सीएजी की अलग होगी। तो इनकी ओथ्स एंड अफर्मेशन के बारे में बताता है थर्ड शेड्यूल। फोर्थ में अलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा, ठीक है, यानी स्टेट के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए राज्यसभा में किस तरह से सीट अलोकेट की जाएंगी, वो फोर्थ शेड्यूल में बताते हैं। ये आर्टिकल रिलेटेड आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगेन फिफ्थ शेड्यूल में और सिक्स्थ शेड्यूल में दे टॉक अबाउट द शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया। फिफ्थ शेड्यूल का आप देख लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और ये सिक्स्थ वाला शेड्यूल्ड है अगेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ठीक है। तो दोनों ट्राइबल एरिया शेड्यूल्ड एरियाज हैं, बट सिक्स्थ जो शेड्यूल है इट इज स्पेसिफिकली टू 4 स्टेट, AMTM आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, ये नीचे देखिए त्रिपुरा एंड मेघालय। ये याद रखिए कि जो सिक्स्थ शेड्यूल है वो सिर्फ 4 स्टेट्स के लिए है, फिफ्थ में बाकी सारे स्टेट्स आ जाएंगे ट्राइबल एरिया शेड्यूल एरिया में। सेवंथ, सेवंथ में देख लीजिए, सेवंथ में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स लिस्ट, यानी 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट। सो इट इज डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर में क्लियरली सबके सब्जेक्ट एरिया डिफाइन कर दिए गए कि आप इस पे लॉ बना सकते हो, इस पे गवर्न कर सकते हो। तो डिवीजन ऑफ पावर हो गया ये। 3 लिस्ट हो गई, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। देखो इनिशियली यूनियन लिस्ट 98 थी, अभी कितनी है, सॉरी इनिशियली 97 थी और अभी कितनी है 98। स्टेट लिस्ट में पहले 66 सब्जेक्ट थे, अभी कितने हैं 59। सेम गोज विथ कॉन्करेंट कि पहले 47 थे, अभी 52 है। अच्छा, अब यहाँ को ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है आपको, ट्रेंड में आप अगर देखेंगे कि सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में थे वो कम होते जा रहे हैं, और यूनियन लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी संख्या, उनका नंबर बढ़ रहा है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन, यानी सेंटर पे पावर का कंसंट्रेशन हो रहा है, थोड़े से पावर बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट्स सेंटर को मिल गए हैं। अभी लास्ट पॉइंट देखिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल से मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था। उस एक्ट यानी कि ये एक्ट को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस एक्ट्स के थ्रू इतने ज़्यादा चेंजेस, मॉडिफिकेशन, एडिशन, रिमूवल हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, वे बहुत ज़्यादा थे। तो एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, बहुत सारे चेंजेस लेके आया गया था। तो 42nd इस अमेंडमेंट में 5 स्टेट थे, 5 सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। कौन कौन से वो 5 सब्जेक्ट से, कभी कभी स्टेट पीसीएस में पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है। और यूपीएससी में भी ये काम आएगा, कैसे हम आगे देखते हैं। पर ये 5 सब्जेक्ट हैं, ये याद रख लीजिए कि स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में भेज दिए गए। कॉन्करेंट मतलब स्टेट एंड यूनियन दोनों ही उस पर लॉ बना सकते हैं, बट एक अगर इसमें कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है आपस में, तो यूनियन लॉ है वो प्रिवेल करेगा, उसको माना जाएगा। ठीक है, वो 5 सब्जेक्ट कौन से हैं जो शिफ्ट किए गए थे स्टेट से कॉन्करेंट में? फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स
एजुकेशन यानी कि सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, प्राइमरी नहीं थी, प्राइमरी अभी भी स्टेट के पास है। एजुकेशन इज नाउ इन कॉन्करेंट लिस्ट। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड लास्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, यानी लोअर कोर्ट्स जो होते हैं, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट से जो छोटे कोर्ट होते हैं लोअर कोर्ट, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट इज इन कॉन्करेंट लिस्ट। लेट्स मूव टू द एट्थ शेड्यूल। एट्थ शेड्यूल में वो सारी लैंग्वेज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। उनसे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 344, आर्टिकल 351। देखिए ओरिजिनली ऐसी 14 लैंग्वेज इंक्लूड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अभी बढ़ के वो हो गई हैं 22। ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। इंग्लिश, भोजपुरी, ये दोनों ही लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है एज ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज, यानी कि एट्थ शेड्यूल में इन लैंग्वेज का मेंशन नहीं है, इंग्लिश और भोजपुरी का। ऑन द अदर हैंड हिंदी इज ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज, संस्कृत इज ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज, नेपाली ऑल्सो इज ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज, यानी कि ये पार्ट है एट्थ शेड्यूल का, ये वाली लैंग्वेजेस। और कौन कौन सी लैंग्वेज है थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, यानी कि चारों साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है। फॉर एग्जांपल मलयालम, कन्नड़, मलयालम किसकी है, केरला की, कन्नड़ कर्नाटका की, तमिलनाडु की, तमिल, आंध्र प्रदेश तेलंगाना साइड में क्या बोली जाती है मेनली, तेलुगु। तो ये वाली लैंग्वेजेस भी एट शेड्यूल का पार्ट है। नाइन्थ शेड्यूल, नाइन्थ शेड्यूल में हमने बात की थी कि वो एक्ट्स और रेगुलेशन है इस वाले नाइन्थ शेड्यूल में इंक्लूड कर दिए जाते हैं या डाल दिए जाते हैं, विच आर रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स या अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वेलफेयर, यानी बहुत लोगों के पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ थी उसको कम करना, यानी किसी के पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी, सैकड़ों हेक्टेयर जमीन थी, और किसी के पास 1 हेक्टेयर भी नहीं है, वो अपना सरवाइव करने के लिए वहाँ पे एग्रीकल्चर भी नहीं कर पा रहा है, तो उनसे कहा गया कि एक कैप लगा दी गई और उससे कहा गया जिससे जिसके पास इस कैप से एक्स्ट्रा ज़मीन है उसको गवर्नमेंट ले लेगी और डिस्ट्रीब्यूट कर देगी जिन जिनको ज़रूरत है। ये वाले बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए लैंड रिफॉर्म्स ये वाले, लेकिन कोशिश तो की थी। मेनली सक्सेसफुल थोड़ा बहुत अगर सक्सेसफुल हुए थे तो दो स्टेट में सक्सेसफुल हुए हैं, केरला एंड वेस्ट बंगाल में सक्सेसफुल हुए हैं थोड़े बहुत। ठीक है, डीपीएसपी की जब बात करेंगे तब थोड़ा सा समझा दूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता क्या है। अगेन वही याद रखो, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स की जब हम बात करते हैं वो हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, और कोई भी एक्ट जो पार्लियामेंट बनाती है वो पार्लियामेंट इसमें इंक्लूड कर सकती है। इससे रिलेटेड आर्टिकल है 31V, इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। जब फंडामेंटल राइट कवर करेंगे तो हम इसको देख लेंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस में और इनमें आता है, तो फंडामेंटल राइट के साथ साथ हम इसको कवर कर लेंगे 31V को। ठीक है, और ये सबसे पहला शेड्यूल था आफ्टर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड विच वाज एडेड। 1951 में पहला अमेंडमेंट एक्ट आया था, उस पहले अमेंडमेंट एक्ट से या शेड्यूल को जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। इंटेंशन क्या था, टू प्रोटेक्ट लॉ फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी, यानी कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स का कोई लॉ वायलेशन भी हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का किसी लॉ से, फिर भी उसको जुडिशियल स्क्रूटिनी या जुडिशियल रिव्यू उस पर नहीं हो सकता, वो जुडिशियल स्क्रूटिनी या जुडिशियल रिव्यू से इम्यून है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन क्या है, 2007 में सुप्रीम कोर्ट का रूल आया था कि कोई भी लॉ अगर इस शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है 1973 अप्रैल 24 1970 इस डेट के बाद अगर कोई भी लॉ इंक्लूड किया गया है 9th शेड्यूल में, वो इम्यून नहीं है, उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है, 10th में हमने बात की थी कि एंटी डिफेक्शन लॉ है। इट कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLAs ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी डिफेक्ट एक पार्टी से दूसरी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो कुछ प्रोविजन है उनके बेसिस पे उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है मेंबरशिप से।
और से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 102, आर्टिकल 191, यानी एक पार्लियामेंट के लिए, एक स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए। ये कब ऐड हुआ था? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, यानी बाद में जो ऐड हुए हैं, पहला हुआ है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से, दूसरा हुआ है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। 11th-12th देख लेते हैं फटाफट। ये दोनों ही 1992 में ऐड हुए थे। जो रूरल वाला था, पंचायत से रिलेटेड था, उसका नाम है 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। इससे रिलेटेड आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है 243G। पीआरआई इंस्टीट्यूशंस में हम कवर करेंगे इसको डिटेल में। इसमें किस तरह के प्रोविजंस हैं कि पंचायत की पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पंचायत की पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, यानी रूरल एरियाज में इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स हैं, थोड़ा सा ब्रीफली देख लेंगे, लेकिन अभी बस इतना जान लीजिए कि इसमें 29 ऐसे मैटर्स हैं जिन पे पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाई की गई है। एंड सेम गोज विद 12th शेड्यूल, ये भी 92 में इंक्लूड किया गया था, 74th अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें प्रोविजंस हैं म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड, और इसमें 18 सब्जेक्ट मैटर है, वही पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी गई है। इससे रिलेटेड प्रोविजन है 243W। 243G इज फॉर पंचायत, जी ऐसे याद रख लो ना, 243 एक है, जी फॉर गांव एंड डब्ल्यू फॉर वार्ड्स। वार्ड जनरली होते हैं शहरों में, तो इस तरह से आप याद रख लो, जी और डब्ल्यू। अगर मैं कंफ्यूज होते हो तो जी फॉर गांव यानी रूरल पंचायत के लिए 243G फॉर पंचायत एंड 243W इज फॉर म्यूनिसिपैलिटीज।